हेलो गाइस, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपका इंटरव्यू हो रहा है और हायरिंग मैनेजर आपसे एक्स वाई जेड एक क्वेश्चन पूछे जिसका आंसर आपको पता है, बट ड्यू टू सम रीजन कि यहाँ कॉन्सेप्ट कह लो या कुछ आपकी कम्युनिकेशन स्किल कह लो, यू आर अनएबल टू एक्सप्लेन, तो आपकी एप्लीकेशन या आपका इंटरव्यू वहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा रिजेक्ट। तो आज की ये प्लेलिस्ट बनाने का जो न्यू प्लेलिस्ट है जो बेस्ड ऑन है अकाउंटिंग इंटरव्यू, इसका मेनली फोकस ऑन है कि हम अपने अकाउंटिंग इंटरव्यू को कैसे क्रैक करें। ये अकाउंटिंग इंटरव्यू की सीरीज 1 की पहली वीडियो है जो बेस्ड ऑन है अकाउंट्स पेबल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। ड्यूरिंग द इंटरव्यू, कि जब भी आपका अकाउंट्स पेबल का इंटरव्यू होगा तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल क्या है। तो देखो, पता सबको है कि अकाउंट पेबल इज अकाउंट पेबल क्या है, कैसे उधारी ली जाती है, कैसे उसको पेमेंट का प्रोसेस बनाया जाता है, ये सारा कुछ है। बट हमें अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसका आंसर देना पड़ता है। तो आंसर बेशक आप जहाँ तो चाहे रख सकते हो या कुछ भी अपने माइंड में बिठाने हैं कि आपने यही आंसर बोलने हैं। तो अब आंसर को कैसे आपने डिफाइन करना है। अकाउंट पेबल रेफर टू दी अमाउंट एक कंपनी ओव्स टू इट्स सप्लायर और वेंडर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बट नॉट येट पेड फॉर। वट नॉट येट पेड फॉर का मतलब, नॉट येट पेड फॉर का क्या मतलब है ये समझाऊंगा। इट इज लाइबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट एंड रिप्रेजेंट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन दैट मस्ट बी सेटल विद इन स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली 30 to 90 days। अब ये देखिए, अब अकाउंट्स पेबल तो आपने बता दिया कि अकाउंट्स पेबल होता क्या है। अकाउंट्स पेबल सिंपली व्हेन यू ओए गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम इट्स वेंडर ऑन क्रेडिट बेसिस, इट्स कॉल्ड अकाउंट्स पेबल। अब ये किस साइड आती है, लाइबिलिटी साइड। जो भी हमारा एपी रहता है वो किस साइड रहता है, लाइबिलिटीज में। ठीक है, इन्वेंट्री बढ़ेगी तो क्या होगा, एसेट। ठीक है, जब भी आप कोई गुड्स खरीदोगे तो एज ए इन्वेंट्री आएगा तो क्या बनेगा आपका, एसेट। और लाइबिलिटी साइड क्या आएगा, अकाउंट्स पेबल में। अब ये कितनी कौन सी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, लाइबिलिटीज दो तरह की होती है ना, एक सीएल, एक करंट लाइबिलिटी, एक नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज जो मोर देन 1 ईयर के लिए और करंट लाइबिलिटी लेस देन 1 ईयर के लिए। ठीक है, लेस देन 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। ठीक है, ये चीज का माइंड में रखना आपने। ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपने ये टर्म तो बता दी, बट इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जब भी आपसे पूछा जाए तो कहाँ पड़ा, जब भी आप कोई भी उधारी पे सामान खरीदोगे तो क्या होगा, आपकी लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी। अगर गुड्स हैं तो आपने खरीदोगे तो आपके एसेट पे भी इम्पैक्ट करेगा। अब जब भी लाइबिलिटीज की बात करोगे तो आपने कभी नहीं कहना है कि इट विल इम्पैक्ट अवर लाइबिलिटी, इट विल आंसर होना चाहिए इट विल इम्पैक्ट अवर करंट लाइबिलिटीज। जब भी आप किसी बड़ी कंपनी का इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो वहां पे जैसे होता क्या है, छोटी फर्मों में तो लाला फर्मों में तो क्या होता है, एक अकाउंटेंट रख लिया जाता है, उनकी उसके नीचे बंदे, एक मेन अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट करके सीरीज चला दी जाती है। पर जब भी आप किसी बड़ी कंपनी या टॉप एमएनसी कंपनी के साथ काम करोगे, वहां पे डिपार्टमेंट बने होते हैं अकाउंट्स के भी। एक को एपी बोला जाता है, एक को बोला जाता है एआर। ठीक है, फिर कुछ डिपार्टमेंट अगर काम ज्यादा है तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट बना दिया, अगर और ज्यादा काम है तो पेमेंट पेमेंट टीम अलग बना दी। ठीक है, अगर उससे भी ज्यादा काम है तो कैपेक्स की टीम बना दी। ठीक है, इस हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है। इसलिए एपी काफी हद तक ये अकाउंट्स पेबल में अपना इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि 99 कंपनी में जो भी काम रहता है ना वो बेस्ड ऑन एपी रहता है। एआर का काम 10% रहता है, ट्रेजरी में कोई 1 से 2% तक मानते हैं जब बड़ी कंपनी लेवल जाते जाते हैं, जो जिनकी टर्नओवर मोर देन 1000 करोड़ हो जाती है ना, तो वो फिर इन डिपार्टमेंट में आगे सेग्रीगेट होते रहते हैं। बट अभी हमें ही करना है अकाउंट्स पेबल पे। ठीक है, तो हमारा फोकस एपी पे रहना चाहिए अभी। अब नेक्स्ट आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, कैन यू एक्सप्लेन द एंड टू एंड अकाउंट पेबल प्रोसेस, कि आप मेरे को बता सकते हो कि एंड टू एंड अकाउंट पेबल प्रोसेस क्या होता है। तो आपका आंसर रहना चाहिए सिंपली द एपी प्रोसेस स्टार्ट विद रिसीविंग ए परचेज ऑर्डर फॉलो बाय डिलीवरी एंड ए गुड रिसीव्ड। ठीक है, देन एन इनवॉइस इज रिसीव्ड फ्रॉम द वेंडर। द नेक्स्ट स्टेप is to verify the PO, good received and invoice. This is called three-way matching process. Once approved, the invoice is recorded, scheduled for payment, and then payment is made through check and EFT. Another method is IMPS, RTGS, whichever. अब आपसे क्या पूछा गया कि अकाउंट पेबल का एंड टू एंड प्रोसेस क्या है, आपने समझा दिया। आप समझना कैसे एक चीज को, सबसे पहले जब भी आप किसी भी कंपनी के साथ काम करोगे ना, तो वो सबसे पहले किसी से भी ऑर्डर करने से पहले ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट सप्लायर को फोन किया, ठीक है, और उसको बोल दिया कि मेरे को 1000 पीस शर्ट्स चाहिए, मेरे को शर्ट्स अभी भिजवा दे। कभी नहीं होता, ये रेयरली केस रहता है, कभी 1 या 2%। ठीक है,
जब भी ऐसा प्रोसेस स्टार्ट होता है, सबसे पहले मर्चेंटाइज टीम होती है जो हमारी मर्चेंट है, वो सबसे पहले रेस करती है पीओ। ठीक है, अब पीओ जैसे ही हमारे सप्लायर के पास जाता है, वो अपने गुड्स बनाएगा, सब कुछ करेगा और फिर डिलीवर करेगा हमारी कंपनी को। अब डिलीवर कहाँ पे होता है? हमारे गोडाउन्स में। ये तो थोड़ी है कि हेड ऑफिस में लेकर आ जाएगा, नहीं। अगर हेड ऑफिस गोडाउन है तो डजंट मैटर, फैक्ट्री में कोई मैटर नहीं। अगर अलग से है तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? हमारे गोडाउन में। अब गोडाउन में जब भी जाएगा तो क्या होगा? वहां पे कौन सी कॉपी दी जाती है? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस दिया जाता है। ठीक है, ओरिजिनल फॉर रिसिप्ट। ठीक है, उसके साथ में होता है कि पैकिंग लिस्ट, कि जो भी माल, जो भी हमारे गुड्स आए वो कैसे हैं, कैसे उसको सेग्रीगेट किया हुआ है, पैकिंग कैसे होगी है। ठीक है, अब जैसे ही ये गोडाउन से कंफर्मेशन मिली कि ये माल पहुंच गया, तो अब ये जो बिल है ओरिजिनल इनवॉइस, ये पहुंच जाता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, कि ये गुड्स है जो हमारे गोडाउन पे रिसीव हो चुकी हैं, आप इसको प्लीज प्रोसेस करवा दीजिए। आफ्टर जीआरएन, इसको क्या बोला जाता है? जब भी गोडाउन से जो भी हमारे गुड्स रिसीव होते हैं उनको क्या बोला जाता है? जीआरएन, गुड रिसीव नंबर। ठीक है, यानी एक सेपरेट डॉक्यूमेंट होता है हमारा। अब हुआ क्या यहाँ पे? इनवॉइस बना, पीओ बना, पीओ वेंडर ने माल पहुंचाया, डिलीवर हुआ, फिर उसके बाद एक गुड रिसीव नंबर बना। फिर वेंडर से क्या आया? टैक्स इनवॉइस। यहाँ तो इसी को मान लो, बट ये क्या होता है? टैक्स इनवॉइस अलग से आता है कंपनी से। फिर उसको वेरीफाई किससे करना होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक पीओ है, पीओ के बाद जीआरएन है, गुड्स डिलीवर हुआ था इस पीओ का। ठीक है, अब पीओ के बाद ये इनवॉइसेस आया। ठीक है, जीआरएन होने के बाद इनवॉइस। इन तीनों को ही बोला जाता है जीआर, थ्री वे प्रोसेस। जीआरएन टू पीओ, पीओ टू जीआरएन, जीआरएन टू इनवॉइस। और फिर इन तीनों को मैच, इनमें रेट, जो हम गुड्स मंगवा रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन सही है क्या, वही गुड्स हमारे गोडाउन पर डिलीवर्ड हुई हैं, रेट वही है, क्वांटिटी वही। अगर कुछ भी चेंजेस हैं तो इस साइड हम पीओ में चेंज किए जाते हैं। और देन पीओ के यहाँ पे फॉर एग्जांपल जीआरएन के समय पे हमने 1000 पीस का ऑर्डर दिया और रिसीव हुई 990, तो हम क्या करते हैं? हमारी मर्चेंडाइजर टीम पीओ के रिवाइज कर देती है, क्योंकि जब भी इनवॉइस रिकॉर्ड होगा वो कोई ना कोई रेफरेंस नंबर मांगेगा जो बेस्ड ऑन होगा हमारे पीओ का, परचेज ऑर्डर का। ठीक है, ये है 3 वे प्रोसेस। अब इन जो अकाउंट टू एंड प्रोसेस में क्या होता है? इनवॉइस रिसीव होता है। ठीक है, उसको मैच किया जाता है परचेज ऑर्डर से और रिसीप्ट से, जो हमने करके दिखाया। वैलिडेट एंड अप्रूव्ड इनवॉइस। जीआरएन होने के बाद भी आपको इनवॉइस है जो अप्रूवल लेना पड़ता है, या तो आप साइन के थ्रू ले लो या ईमेल के थ्रू ले लो। हम करते हैं ना कि जो भी इनवॉइस आता है उस पर अपने मैनेजर के साइन करवा लेते हैं। अगर मैनेजर अवेलेबल नहीं है तो हम मेल डाल दीजिए कि ये है, प्लीज प्रोसेस कर दीजिए इसको। रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, इनवॉइस की रिकॉर्डिंग कर देनी है और उसकी शेड्यूल, अगर टाइमली पेमेंट जानी है 30 डे में तो शेड्यूल पे लगा देनी है, और उसके बाद उसकी पेमेंट को प्रोसेस बना के पेमेंट टीम को हमें ट्रांसफर कर देना है। दिस इज कॉल्ड अकाउंट पेबल प्रोसेस। ये कंप्लीटली प्रोसेस अकाउंट पेबल का, जो हम समझ सकते हैं एक सिंपल वे से। अब हमसे नेक्स्ट पूछा जाता है व्हाट इज 3 वे मैचिंग इन एपी। 3 वे क्या है? ये जो समझा ना हमने, मैच विद परचेज ऑर्डर, रिसीप्ट एंड विद इनवॉइस, इज कॉल्ड 3 वे प्रोसेस। 3 वे मैचिंग is a process to comparing the purchase order, good received note, GRN, and the vendor invoice to ensure accuracy before proving the payment. It prevents overpayment, duplicate payment, and payment for good not received. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए यहाँ पे पेमेंट फॉर गुड नोट रिसीव, यहाँ पे मेरे पास परचेज ऑर्डर आया और साथ में आ गया मेरे पास इनवॉइस। क्या मैं इसको पेमेंट के लिए भेज सकता हूँ? भेज सकता हूँ। खुद माइंड से सोचिए कि आप इसको पेमेंट के लिए भेज सकते हो, नहीं भेज सकते। क्यों? रीजन आपके पास पता ही नहीं है, जीआरएन नंबर आया या नहीं हुआ, कि ये गुड्स हमारे जो गोडाउन है उसमें डिलीवर एक्चुअल में हुई है या नहीं। तो इट इज कॉल्ड 3 वे परचेज। अब इससे क्या हेल्प मिलेगी? हम ओवर पेमेंट नहीं करेंगे, डुप्लीकेट पेमेंट नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि एक परचेज के ऑर्डर के अगेंस्ट में एक ही इनवॉइस बुक हो गया, मल्टीपल इनवॉइस बुक होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा परचेज ऑर्डर 10 लाख का है तो मैं 10 लाख की पेमेंट करूंगा ना। ठीक है, मैं उससे ज्यादा की पेमेंट नहीं कर सकता ना। आप कभी देखना, कभी साहब यूज करना, उसमें परचेज ऑर्डर भी आता है कि किस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में पेमेंट हो रही है। इनवॉइस नंबर सेपरेटली लिखा जाता है, बट परचेज ऑर्डर लिखना मैंडेटरी होता है। देन वी मूव टू 4th नंबर क्वेश्चन, हाउ डू यू इंश्योर इनवॉइस एक्यूरेसी बिफोर पेमेंट। कैसे एक्यूरेट करोगे कि इनवॉइस पूरे होगा है? सबसे पहले आप वेंडर का नेम देखोगे। ठीक है, वेरीफाई करना होता है वेंडर नेम में क्या होगा, उसका जीएसटीएन, कि कहीं उसका जीएसटीएन सस्पेंड तो नहीं है। अगर सस्पेंड होगा तो आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, ये बात का ध्यान रखना। इनवॉइस डेट, पीओ नंबर है यानी आइटम की डिस्क्रिप्शन, उसके रेट, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, या प्राइस मैच विद द ओरिजिनल पीओ एंड डिलीवरी डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल पीओ मींस परचेज ऑर्डर जो कंपनी की तरफ से गया हो, और डिलीवरी डॉक्यूमेंट जैसे जीआरएन, गुड रिसीव नंबर और गुड रिसीव नोट्स।
I also check for duplicate invoice number and ensure proper approval are in place before processing. कभी आपके साथ हुआ है कि एक परचेज ऑर्डर के केस में आपने दो दो इनवॉइसेस आ चुके हो? होता है, कई बार होता है, गलती किसी से भी लग सकती है, तो उसके इंश्योर कैसे करना है आपने, कैसे इंश्योर करते हो आप? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिंपल सी बात कर रहा हूँ, मैंने एक मंथ में गलती से 2 बार रेंट की पेमेंट कर दी, ठीक है, हो जाती है गलती, हमारी कंपनी में भी हो जाती है कि सेम अकाउंट नंबर था, रेंट की पेमेंट किसी और को जानी थी, चली किसी और को गई, यानी या कभी ऐसा हो गया कि एक ही बंदे को 2 बार रेंट पे, तो कैसे है गलती? आप कभी मंथली एमआईएस बनाते हो, ठीक है, उसमें कभी देखा है कि अप्रैल में रेंट कितना जा रहा है, अप्रैल के आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल मेरा रेंट 50 के मंथली जा रहा है, तो मैं मई में इंश्योर करूंगा कि 50 के मंथली जा रहा है, जून में इंश्योर करूंगा 50 के मंथ आ रहा है, एक ट्रेंड चेक करूंगा ना कि इतना ही है ना, कि यहाँ पे अगर मान लो इस मई में 1 लाख हो जाता है, ठीक है, 100 के हो जाता है, तो क्या यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी नहीं है? मेरे पास इसका रीजन होना चाहिए, अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, अगर यहाँ पे रेंट बढ़ रहा है या कहीं एरिया तो नहीं दे रहा, या कहीं डुप्लीकेसी हो रही है, अगर एरिया है तो अलग से एंट्री होनी चाहिए जिसकी डिस्क्रिप्शन मेंशन होनी चाहिए, अदरवाइज ये एरर फाइंड आउट हो जाएगा। ये तरीके होते हैं अलग अलग फाइंड आउट करने के, हम अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पेमेंट का, अगर फॉर एग्जांपल वेंडर बैलेंसेस क्या होने चाहिए, नेगेटिव में होने चाहिए ना, अकाउंटिंग में देखा जाए जहाँ तो क्रेडिट साइड होने चाहिए, नेगेटिव में होने चाहिए, अगर नेगेटिव में है, नेगेटिव का साइन है, ऐसा साइन है या माइनस का साइन है, तो मतलब वो एपी है, उसको पेमेंट अभी देनी बाकी है। फॉर एग्जांपल यही साइन अगर पॉजिटिव में हो जाता है तो डेबिट बैलेंसेस आ जाएगा, डेबिट बैलेंस मींस रिकवरेबल बैलेंस। अब रिकवरेबल बैलेंस क्यों आता है एपी को किसी भी वेंडर को, क्यों? या तो उसको एडवांस पेमेंट गई हो, ठीक है, या कुछ ऐसी पेमेंट चली गई हो जिनकी इनवॉइस बुकिंग पेंडिंग हो, ठीक है, बुकिंग पेंडिंग। थर्ड वन क्यों आता है, या उसको डुप्लीकेट पेमेंट गई हो। तो हमें करना है क्या है, अपने ट्रायल को निकालना, उसमें एपी निकालने हैं, ठीक है, और एपी के बैलेंसेस चेक कर लेने, अगर डेबिट बैलेंस आ रहे हैं तो उसको रिकंसाइल कर लेना, और जैसे ही रिकंसाइल होंगे तो हमें उसकी कैटेगराइज करके उसको, अगर एडवांस पेमेंट है तो लोन एंड एडवांसेस एसेट में डाल देने हैं, ताकि हमारा एपी का बैलेंस सही रहे। ये होता है एक्यूरेट करने का। हम कोई भी अपना बंदा माइंड तो किसी को नहीं दे सकते, नहीं कि मैंने बोल दिया कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, या ऐसे ही होगा तो मैंने बोल दिया ऐसे ही होगा तो ऐसे ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, हर किसी का तोड़ने का तरीका अलग है, बस समझने का तरीका होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 5th नंबर पे हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द जर्नल एंट्री आर मेड फॉर अकाउंट्स पेबल। क्या आप अकाउंट्स पेबल के कौन सी जर्नल एंट्री मारोगे, ठीक है, व्हेन एन इनवॉइस इज रिसीव्ड। डेबिट किसको करोगे आप, परचेज की एंट्री कैसे मारते हो आप, ठीक है, परचेज की एंट्री कैसे मारते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, एक्सपेंसेस और एसेट अकाउंट हमारे डेबिट हो गए, अगर खर्चे हैं तब भी डेबिट साइड है, एसेट बाय करे तब भी डेबिट साइड है। क्रेडिट क्या हो गया, अकाउंट्स पेबल, व्हेन द पेमेंट इज मेड अकाउंट्स पेबल डेबिट हो गया, बैंक क्रेडिट हो गया, यहाँ पे दोनों सेटल हो गए, ठीक है। और हमारे जो भी एक्सपेंसेस और एसेट अकाउंट है वह तो यहाँ तो एट द टाइम ऑफ डेप्रिसिएशन क्रेडिट होंगे, या फिर एक्सपेंसेस तो कभी भी क्रेडिट होते नहीं, यहाँ तो एक्सपेंसेस को रिवर्सल करो तब जाके वो क्रेडिट होंगे। Next we move to the what are the common errors in AP and how do you avoid them। एक चीज का हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे हाउ डू यू अवॉइड दैम, तो वहां पे ना एक पर्सनली ना एक एग्जाम्पल सेट कर लो कि मैंने ये एग्जाम्पल बोलनी है एट द टाइम ऑफ जब भी मेरे से ऐसा कोई आंसर पूछा जाएगा, ठीक है, कि एपी में क्या एरर बेसिकली आते हैं और आपने इसको कैसे अवॉइड किया, तो आप देखना काफी हद तक आपकी हेल्प होगी ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। इसका आंसर क्या रहना चाहिए, कॉमन एरर इंक्लूड डुप्लीकेट पेमेंट्स, इनकरेक्ट वेंडर इंफॉर्मेशन एंड मिस्ड पेमेंट डेडलाइंस। आई प्रिवेंट these by using accounting software which built in control, performing regular reconciliation and strictly following the invoice approval process। अब इसमें से ना इसने 3 बोल रहे हैं, ठीक है, कि कैसे। सबसे पहले कॉमन एरर कौन से होते हैं, डुप्लीकेट पेमेंट, इनकरेक्ट वेंडर इंफॉर्मेशन, और थर्ड वन इज पेमेंट की डेडलाइन। आप डुप्लीकेट पेमेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि एक बार 2 बार पेमेंट कर दी तो उसको रिकंसाइल कैसे करना है आपने, वेंडर के बैलेंसेस निकाल के, ठीक है, फर्स्ट वन को अपने वेंडर बैलेंसेस निकाल लेने हैं एपी से, तो आपको काफी हद तक हेल्प मिल जाएगी किन किन वेंडर को आपने एडवांस पेमेंट कर रखी है। सेकंड, वेंडर इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट करनी थी एबीसी को, ठीक है, पेमेंट आपने कर दी XYZ को, ठीक है, तो कहाँ पे होगा आपके वेंडर बैलेंसेस, क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस आ जाएगा ना हाथों हाथ। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट इसकी एग्जांपल लेता हूँ, आपने बिल बुकिंग करनी थी, बिल आया था
एबीसी को, एबीसी का रिसीविंग कर लिया हमने एक्स वाई जेड के नाम से, ठीक है, होगी गलती, देखने में गलती होगी, होती है कई बार, रिसीव कर लिया इसके नाम से, क्या अब ये पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए जाना चाहिए, इसकी रिकंसिलेशन पेंडिंग होनी चाहिए ना, क्यों, क्योंकि जब भी हम जीएसटीआर 2B की वर्किंग करेंगे उस मंथ की, तो क्या जे इनवॉइस एक्स वाई जेड के नाम से बोलेगा या एबीसी के नाम से बोलेगा, किसमें बोलेगा, कहीं ना कहीं तो एरर दिखाएगा, या तो जीएसटी नंबर में एरर दिखाएगा या फिर इनवॉइस नंबर में एरर दिखाएगा, कहीं ना कहीं तो वो एरर दिखाएगा ना, तो इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थर्ड उसने बोला कि मिस्ड पेमेंट डेडलाइन, फॉर एग्जांपल इसको, एक मेरा वेंडर था एमएसएमई का, अब एमएसएमई की क्या इनकी गाइडलाइंस होती है, इनको अंडर 45 डे के अंदर पेमेंट करनी पड़ती है, अगर ना पेमेंट करो तो इंटरेस्ट के साथ इसको पेमेंट करनी पड़ती है। अब इसकी गाइडलाइन मिस हो गई ड्यू टू सम रीजन, इसको 60 दिन पे पेमेंट जा रही है। अब नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, जो भी एमएसएमई वेंडर होंगे उनके एक यूनिक नंबर होता है, UDYAM करके होता है, ठीक है, वो डाल देना है अपनी जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, काफी हेल्प मिलेगी उससे करने में। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का कैसे यूज करोगे, कैसे आप बिल्ट इन कंट्रोल बनाओगे, परफॉर्मिंग रेगुलर रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन करनी ही पड़ेगी, और स्ट्रिक्टली फॉलो द इनवॉइस प्रोसेस अप्रूवल, जब तक आप अप्रूवल लोगे नहीं ना, लेना नहीं सीखोगे, आप अपनी गलतियां कभी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, आपकी गलती तब भी फाइंड होगी जब बड़ा एरर हो जाएगा, और एट द टाइम जब जब आपने अप्रूवल ले लिया किसी चीज का, आप देखना आपकी जो काम करने की एफिशिएंसी है ना काफी हद तक बढ़ जाएगी। इसलिए जब भी कंपनी किसी हाई कंपनी में जाया जाता है या एक बड़ी कंपनी में जाता है, वहां पे अप्रूवल प्रेस दिया जाता है, ताकि जो भी बंदा जो काम कर रहा है उसका एटलीस्ट अप्रूवल हो, उसको गलती कहीं ना कहीं फाइंड आउट हो। अब फॉर एग्जांपल आप मंथली कुछ भी कह लो, एक मैं कह रहा हूँ अकाउंटिंग चार्जेस पे कर रहे हो हर मंथ, वो जबकि फिक्स हो चुके हैं कि 1 लाख पर मंथ है, ड्यू टू सम रीजन आपने गलती पकड़ ली, ठीक है, यहाँ तो पकड़ लिया आपने, बचा लिया, अगर नहीं पकड़ी गई तो वो एट द टाइम ऑफ एमआईएस बनाने या एक्सपेंस रिपोर्टिंग के टाइम पे पकड़ी जाएगी। क्यों, क्योंकि आपके ऊपर भी कोई अप्रूवल मैनेजर बैठा होगा। फॉर एग्जांपल आपका अप्रैल से जून तक का था, ठीक है, अकाउंटिंग चार्जेस 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। अब फॉर एग्जांपल अगर जुलाई से सितंबर तक ये 3 लाख पहुंच जाए, तो यहाँ पे डाउट ऑफ एरर आ जाएगा, और एट द टाइम ऑफ एरर ये एरर पकड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर, व्हाट इंटरनल कंट्रोल आर इंपॉर्टेंट इन अकाउंट्स पेबल, आप कैसे इंटरनल कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंट्रोल इंक्लूड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, अप्रूवल हायरार्कीज, रेगुलर ऑडिट, वेंडर वेरिफिकेशन एंड सिस्टम अलर्ट फॉर डुप्लीकेट इनवॉइसेस। सबसे पहले इसने बोला कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटीज को आप बांट दो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी टीम ज्यादा बड़ी नहीं है ना, फॉर एग्जांपल उसमें 4 से 5 बंदे, तो आप उनमें से एक को बना दो मैनेजर, ठीक है, एक को बना दो एएम और 3 को बना दो एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब जो एग्जीक्यूटिव है इनको तीनों को ही बांट दो आप, ठीक है, एक को बांट दो आपने, उसका काम रहेगा पेमेंट करने का, दूसरे का काम रहेगा इनवॉइसिंग का, ठीक है, तीसरे को कोई ऐसे काम में लगा दो कि आप उसके काम को ट्रैक कर पाओगे। अब इन तीनों के काम को ट्रैक करेगा एक एएम, अब एएम और एएम के काम को ट्रैक करेगा मैनेजर। अब देखना कि आपका काम कैसे स्मूथली हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल अगर आपने एक मैनेजर रख दिया और 4 को एग्जीक्यूटिव बना दिया, और आप समझ नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है, या पांचों आप एग्जीक्यूटिव बन के सेम लेवल के बंदे हैं, तो कोई अपनी गलती नहीं मानेगा, वो कहेगा नहीं कि ये इनवॉइस मैंने नहीं चढ़ाया था, इसने चढ़ाया था। अब इस केस में जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है एग्जीक्यूटिव, इनवॉइस चढ़ाने की जिम्मेदारी इस बंदे की है, तो ये बंदा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन इनवॉइसिंग। तो ये चीज का आप जब भी आप ड्यूटीज डालोगे ना किसी बंदे पे, तो आप देखना वो ज्यादा बढ़िया काम करेगा। फिर उसके बाद रेगुलर ऑडिट, वेंडर की वेरिफिकेशन, जैसे गूगल फॉर्म भरे जाते हैं, हम कभी मैनुअली डाटा फीड करते हैं तो कभी गलती हो सकती है। एट माई अर्ली स्टेज मैंने काफी गलती की थी, जब जीएसटी नया नया आया था, तब तो टैग नहीं था ना, जीएसटी को कैसे टैग करना कैसे नहीं, तब टैली भी इतना अपडेट नहीं था, कोई भी सॉफ्टवेयर इतना अपडेट नहीं था। अब तो टैली में या किसी जोहो में भी जैसे आप जीएसटी नंबर डालो वो खुद ही उसकी डिटेल भर देता, पर पहले 2017 में ऐसा नहीं था। आपको स्पेसिफिक जाके जीएसटी जा तो जीएसटी पोर्टल पे जाओ, अगर जीएसटी पोर्टल नहीं चला तो उसको डाल के छोड़ दो, और जब उससे डाटा एक्सपोर्ट करो ना तो वो वहां जाके एरर दिखाता था कि आपके 10 इनवॉइसेस पे जीएसटी नंबर गलत डाला हुआ है, ठीक है। तो आज भी कई टाइम करता है, बट अब सुधार इसलिए हो गया, अब ऑटोमेटेड हो गया सारा प्रोसेस, तो इसलिए थोड़ी सी इन चीजों में एरर जो हो रहे हैं वो कम हो गए हैं। तो इस केस में ड्यूटी लगाना बहुत जरूरी है। हाउ डू यू हैंडल डिस्प्यूट विद वेंडर ओवर पेमेंट्स, फॉर एग्जांपल अब इसमें क्या क्या केसेस हो सकते हैं। यहाँ तो आपने एक्सेस पेमेंट कर दी है, ठीक है, उससे वापसी मंगवानी है, यहाँ पेमेंट कर ही नहीं रहे, ठीक है, पेमेंट अभी होल्ड पे है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट इनवॉइसिंग में कोई ना कोई इशू मिला है, 3 रीजन हो सकते हैं ना इनवॉइस में। फॉर एग्जांपल उसने इनवॉइस भेजा 1000 शर्ट्स का, रिसीव आपके पास हुई है 950, ठीक है, जो 50 का गैप है
वो वेंडर मान नहीं रहा, वेंडर कह रहा कि मैंने तो दी है बट हमारे वेयर हाउस में तो वो तो मिली नहीं, तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे? आई इन्वेस्टिगेट द इशू बाय रिव्यूइंग द डॉक्यूमेंट, PO, delivery note and invoice, communicate clearly and respectfully with vendor and work to resolve the issue quickly while keeping all record and correspondence। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या बोला कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, रिव्यूइंग करेगा, उसके बाद ठीक है वेंडर से तरीके से बात करेगा। ये नहीं है कि तूने कम दिए मैं नहीं दे रहा पैसे, जो करना कर ले, वैसे तो वेंडर भाग जाएगा फिर। ठीक है ना, गलती मान ली हो सकती है उससे, फॉर एग्जांपल अपने एंड पे चोरी होगी तो कैसे फाउंड आउट करोगे? थर्ड वन, ठीक है, आप क्विकली सोल्व करना। ये नहीं है कि आज आपके पास इनवॉइसेस आ रहा है अप्रैल और मई में तो आप उसको रिजोल्व करने जा रहे हो जून एंड जुलाई में कि अभी नहीं आ रहा, जो हो गया देखा जाएगा। आपको एट द टाइम जैसे डिस्कसिव फाइंड हो आपने तभी रिजोल्व करना है। एंड नाइन्थ, व्हाट आर द टूल यू हैव यूज्ड इन एपी, कि आप एपी के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर टूल यूज कर सकते हो। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि आपका एक्सपीरियंस किन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो आपने अपने हिसाब से आंसर देना है, टैली, सैप, क्विकबुक और एकल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, जैसे ही आपको अच्छा लगे। ठीक है, उसके बाद हाउ डू यू मैनेज टाइमली पेमेंट विदाउट हर्टिंग कैश फ्लो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एपी। जब भी आपसे अकाउंटिंग इंटरव्यू पूरा हो चुका होगा ना, तो आप चीज देखना कि वो लास्ट में ना ऐसा कोई कैश फ्लो से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आंसर आपसे जरूर पूछा जाएगा कि आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। अब कैश फ्लो का क्या मतलब है कि कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो कितना होगा ड्यूरिंग द पीरियड। अब एपी में ठीक है अकाउंट्स पेबल है, अकाउंट्स पेबल क्या है? लाइबिलिटीज है हमारी, अकाउंट्स पेबल हमारी लाइबिलिटीज है। और लाइबिलिटी के केस में क्या होता है, ये जो आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में है ना। अब लाइबिलिटी के केस में क्या होगा, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है और या कम हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर लाइबिलिटीज बढ़ रही है ना, कैश क्या होगा? इनफ्लो, इनफ्लो मींस पॉजिटिव में। ठीक है, वहीं अगर लाइबिलिटी कम हो रही है, ठीक है, लाइबिलिटीज हमारी कम हो रही है तो कैश का क्या हो रहा है? आउटफ्लो। ठीक है, अब इनफ्लो आउटफ्लो का क्या मतलब? लाइबिलिटीज बढ़ना कम, जब भी आप किसी से अपनी परचेजेस कर रहे हो बट पेमेंट अभी पेंडिंग है, उससे गुड्स तो आ गए ना, उससे सामान तो आ गया ना, तो उससे क्या हुआ? कैश का क्या है? इनफ्लो। फॉर एग्जांपल मैंने किसी वेंडर से 1000 का शर्ट्स ले ली, वो एट द रेट ऑफ 100 कह लो या 10 रुपीज कह लो, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, 1 लाख का सामान खरीद लिया, अब 1 लाख का जो पैसा आया वो मेरा क्या हो गया? इनफ्लो। तो पैसा तो आ गया ना, मेरे इन्वेंटरीज बढ़ गए, मैं सब बढ़ गया। अब वहीं अगर मैं उसको 1 लाख की पेमेंट भी कर देता हूँ हाथों हाथ, तो मेरा क्या होगा? मेरे अकाउंट जो भी एपी था वो कम हो जाएगा, कम के दाम क्या होगा? कैश नेगेटिव हो जाएगा। यहीं पे इसने आंसर के थ्रू समझाया, आई प्रायोरिटाइज इनवॉइसेस बेस्ड ऑन ड्यू डेट एंड डिस्काउंट अवेलेबल, आई कोऑर्डिनेट विद द फाइनेंस टीम टू प्लान कैश आउटफ्लो। ठीक है, आई ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ अर्ली पेमेंट डिस्काउंट विदाउट कॉम्प्रोमाइज द कंपनी लिक्विडिटीज। कि अब कैश फ्लो तो ये तो हो गया अकाउंटिंग एंगल से। फॉर एग्जांपल अब सेकंड आ जाता है कि डिस्काउंट पेमेंट। अब आपने कभी देखा होगा सीडी मिलता है, कैश डिस्काउंट, क्या आप आज ही पेमेंट कर दो, मैं आपको 2% का सीडी दे देता हूँ, हमारा टर्म पीरियड 30 डेज का, बट अगर आप आज ही पेमेंट करते हो सेम डेट में आपको सीडी दे दूंगा 2% का। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए की चीज ली, उसका टर्म मेरे को पे करना है, आज डेट है 15 मई, इसकी पेमेंट मेरे को करनी है 15 ऑफ द जून को, बट मेरे को बोला गया कि ये बिल को आप 98 रुपीज में सेटल कर दो, बट कंडीशन ये है कि आप इसकी पेमेंट 15 मई की कर दो। तो क्या मैं इसको यूज करूंगा? कई कंपनी इसको यूज करते हैं। थर्ड माना जाता है, थर्ड आ जाता है कि आपने जब भी अपनी वेंडर की पेमेंट करवानी है ना, तो आपने एक बजट बना के देना है कि मेरी ये पेमेंट नेक्स्ट 10 डे में, जिस हिसाब से आपकी कंपनी का चलता हो साइकिल, पेमेंट साइकिल चलता हो, कईयों का 1 से 10 चलता है, फिर 10 से 20 होता है, 20 से 30 होगा, यानी जो भी पेमेंट हमारी 1 से 10 के बीच में होनी है ना, वो 10 तारीख को होगी, जो 11 से 20 में होनी है वो 20 तारीख को होगी, और जो 21 से 30 के बीच में आएगी वो 30 तारीख को। इसे बोला जाता है पेमेंट साइकिल। आपने ड्यूरिंग द मंथ या ड्यूरिंग द पीरियड आपने अकाउंटिंग साइकिल को अपने रेडी रखना है कि आपने इस वेंडर की पेमेंट करवानी है इस दिन को, ताकि आपका जो भी कैश है ना, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं एक छोटा सा ले लेता हूँ, 98 रुपीज पे करने थे मुझे सेम डेट को 15 मई। ठीक है, अब मैं अपनी अकाउंटिंग टीम को जगदम ही बोल देता हूँ कि मैंने इसे अभी पे कर दो, बट ये 90 उस अकाउंट में बैलेंस था 100 रुपीज, काफी टाइम कोई नहीं अपने कद से। आप कहोगे ना कि एक कंपनी है उसका 100 करोड़ का प्रॉफिट है, वो 100 करोड़ रुपया अपने बैंक में रख के घूम रहा है, कोई नहीं रखता, वो सारी की सारी 1 करोड़ रुपया वर्किंग कैपिटल के रखेगा, बाकी 99 करोड़ की ना एफडी करवा देगा जब तक उसे चाहिए नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है 99 करोड़ की अगर एफडी कराऊंगा ना
तो 7% के हिसाब से अगर मेरे को इसका 0.7% ब्याज भी मिलता ना, तो आप जान सकते हो इसकी कीमत क्या होगी। 99 करोड़ की 7 लाख होगी एक महीने की, ठीक है ना। तो इसलिए एफडी को इंपॉर्टेंस दी जाती है, और इसीलिए कैश फ्लो बनाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आप जब अपना लेवल इंक्रीज करोगे ना, तब आपको समझ आएगी कैश फ्लो क्यों मैंडेटरी है, कैश फ्लो कैश बर्न की स्टेटमेंट क्यों बनवाई जाती है अकाउंटिंग में, ठीक है। ये थे कुछ 10 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चन और आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही अकाउंटिंग सेशन भी इन फ्यूचर में, अगर मेरे को ये रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है आपकी तरफ से, अभी तक मैं टोटल 50+ वीडियो बना चुका हूँ आपके लिए जो बेस्ड ऑन अकाउंटिंग है। अगर मेरे को आपकी तरफ से अभी तक तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, अगर और भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं इन फ्यूचर आपके लिए लाइव सेशन लेकर आऊंगा कि आपने अपने इंटरव्यू को क्रैक कैसे करना है। क्रैक करना कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि पहाड़ चढ़ना, माउंट एवरेस्ट करना नहीं, बस आपको अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए कि आपने एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू क्या बोलना है, कितना बोलना है, बस इससे ज्यादा नहीं है। कि आप जितनी अपनी नॉलेज को अपनी बढ़ा के बोलोगे ना, उतना ही टफ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नो आंसर देना सही बात है, बट अपनी नॉलेज को ओवर एक्सप्लेन करना ये गलत बात हो जाती है एट द टाइम ऑफ। कभी भी कहते हैं ना कि अपने मैनेजर को कभी भी उसकी ईगो पे ना आने दो कि उसको लगता है कि ये काम मेरा एम्प्लॉय मेरे से बढ़िया कर सकता है, कभी उसको नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए हमें एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू हमेशा ये चीज का बात ध्यान रखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।